Hello viewers, welcome in this video. In this video, we will see the topic France become a constitutional monarchy. कैसे फ्रांस जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कन्वर्ट हो गया, मतलब वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन भी है, मोनार्की भी है, कैसे दोनों साथ चल रहे थे. सो लेट स्टार्ट दिस. बिफोर स्टार्टिंग यू मस्ट लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू फॉर दैट. नाउ नेशनल असेंबली ने जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट जो है 1791 में तैयार कर लिया, और इस कॉन्स्टिट्यूशन का मेन ऑब्जेक्ट था, मेन जो एम था वो था मोनार्क के पावर को लिमिट करना, उसके पावर को रिड्यूस करना, और जो पावर है उसको किसी एक के हाथ में कॉन्सेंट्रेट ना होकर के जो है उसको अलग अलग जो है जगह पे बांट देना. सो इसके लिए जो है तीन जो है इंस्टीट्यूशन ड्राफ्ट किए गए, जिसमें लेजिस्लेचर था, एग्जीक्यूटिव था, जुडिशियरी था, तीनों को अलग अलग बना दिया गया, और इसी वजह से जो है फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया. नाउ आई वांट टू शो यू कि हाउ दिस पॉलिटिकल सिस्टम वर्क, कैसे ये सिस्टम काम कर रहा था. फंक्शन ऑफ दिस सिस्टम, तो ये है जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, तीन पार्ट में बांटा गया. जुडिशियरी में जजेस थे, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव में किंग है, मिनिस्टर्स है, लेजिस्लेचर इसमें नेशनल असेंबली है. अब ये पूरा सिस्टम बना कैसे? सबसे पहले जितने भी सिटीजन्स थे उसको दो पार्ट में बांटा गया. एक को बनाया गया एक्टिव सिटीजन, दूसरे को बनाया पैसिव सिटीजन. तो पैसिव सिटीजन में जो लोग थे उनको कोई वोटिंग राइट नहीं दिया गया. इसमें लगभग जो है 3 मिलियन मेन थे, बाकी वुमेन, चिल्ड्रेन और यूथ जो 25 ईयर से बिलो थे, इन सबको पैसिव सिटीजन बना दिया गया, मतलब इनको इस कॉन्स्टिट्यूशन में कोई राइट्स नहीं है. एक्टिव सिटीजन इनको इंटाइटल किया गया वोट देने के लिए, और 28 मिलियन जो उस वक्त फ्रांस का टोटल पॉपुलेशन था उसमें सिर्फ और सिर्फ 4 मिलियन को जो है राइट टू वोट दिया गया. अब देखिए, ये जो राइट टू वोट इनको दिया गया, ये लोग वोट करके इलेक्ट करते थे 50,000 इलेक्टोरल्स के, सबके सब मेन ही होंगे क्योंकि वुमेन इसमें कहीं शामिल ही नहीं है. अब ये जो इलेक्टोरल्स थे ये जो है इलेक्ट करते थे नेशनल असेंबली के को, जिसमें 745 मेंबर्स हुआ करते थे. आप देखिए, ये जो नेशनल असेंबली है ये कंट्रोल करती है मिनिस्टर्स को, और साथ में कंट्रोल करती है किंग को. किंग के पास भी वीटो पावर है नेशनल असेंबली को कंट्रोल करने के लिए. उसी तरह से जो एक्टिव सिटीजन थे ये डायरेक्ट वोट करते थे जजेस के लिए. यहाँ पे जो है जज जो जुडिशरी था इसको एकदम से अलग बनाया गया था. तो इस तरह से ये पूरा सिस्टम काम करता था. अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन जो है किस बेसिस पर बनाए गए. कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में जितना पावर था सबके सब नेशनल असेंबली को दे दिया गया, जिसको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता था. सिटीजन्स को जो है ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स में बांट दिया गया, और ये जो इलेक्टर्स होते थे यही जो है नेशनल असेंबली को इलेक्ट करते थे. अब सभी सिटीजन जो है वो इलेक्टर्स नहीं हो सकते थे. कैसे? तो जिनके पास राइट टू वोट दिया गया था, सबके पास राइट टू वोट था नहीं, जिनके पास राइट टू वोट दिया गया था वही इलेक्टर्स बनते थे. अब जितने भी 25 ईयर से ऊपर थे और जो कम से कम 3 डेज के लेबर के बराबर टैक्स पे करते थे उन्हीं को एक्टिव सिटीजन बनाया गया. आप देख रहे हैं इसमें जो है वेल्थ प्रॉपर्टी को जो है एक मैटर बना दिया गया, मतलब इतना पैसा अगर देगा तभी जो है वो एक्टिव सिटीजन हो सकता है, और उनको जो है राइट टू वोट का जो है राइट दिया गया था. बाकी जितने लोग थे, चाहे मेन हो चाहे वुमेन हो, उन सबको पैसिव सिटीजन में बना दिया गया. और इलेक्टर जो नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स होते थे वो कैसे बन सकते थे? तो जो जितना ज्यादा टैक्स पे करेगा वो उतना ही ज्यादा ऊपर तक जाएगा. इस सिस्टम में यही बात रखी गई थी. सो ये सिस्टम हर किसी को पसंद नहीं आया था. दिस इज द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन. ये पेंट किया गया था फेमस आर्टिस्ट ले बार्बियर का 1790 में. इसमें जो है फ्रांस में दिखाया गया कि कैसे जो है सभी को जो है राइट्स प्रोवाइड कर दिया गया. द फिगर ऑन द लेफ्ट सिंबलाइज द लॉ. ये जो पिक्चर है आप देख सकते हैं, पर्सोनिफिकेशन है इसमें. लॉ टैबलेट है ये पूरा का पूरा. इस पे जो है पूरा जो दिया गया था राइट्स उसको डिस्क्राइब किया गया है. इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो है डिक्लेरेशन किया गया राइट्स ऑफ मैन और सिटीजन का.
कौन कौन से राइट्स है? तो राइट टू लाइफ था, फ्रीडम ऑफ स्पीच था, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये सब के सब प्रोवाइड किए गए। इसके बाद जो है इन सबको नेचुरल बनाया गया, इनलिनिएबल बनाया गया। इन राइट्स को कोई कुछ नहीं कर सकता है, कोई छीन नहीं सकता है। इसको बाई बर्थ से दिया गया और इस वजह से इसको कोई ले नहीं सकता है। और इस बार और ये स्टेट की ड्यूटी थी कि हर सिटीजन को प्रोटेक्ट करे, हर सिटीजन के नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करे। अब मैं ये बताना चाहती हूँ कि कौन कौन से राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं इन नाउ यू कैन सी हियर डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। तो मेन जन्म लेता है, आदमी लोग जन्म लेते हैं और जन्म से फ्री होते हैं, उसके पास इक्वल राइट्स होने चाहिए। हर पॉलिटिकल एसोसिएशन का जो एम होता है वो ये होता है कि वो प्रिजर्व करे नेचुरल और इनएलिएबल राइट्स ऑफ मैन को, जैसे लिबर्टी हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, सिक्योरिटी हो गया, रेजिस्टेंस टू ऑपरेशन के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस करते हैं वो का राइट होना चाहिए। और हर पॉलिटिकल एसोसिएशन का ये काम होना चाहिए कि ये सबको प्रोटेक्ट करें। जो सोर्स ऑफ सॉवरेनिटी है वो नेशन में होता है, किसी ग्रुप या किसी इंडिविजुअल में नहीं होता है, इसलिए जो है इसको लोगों से लिया नहीं जा सकता, ये लोगों के थ्रू एक्सरसाइज होता है। लिबर्टी जो है कंसिस्ट ऑफ पावर टू डू व्हाट एवर। देखिए लिबर्टी को ये बताया कि लिबर्टी उस हद तक जो है मिलनी चाहिए जब तक कि कोई दूसरे को नुकसान ना पहुंचाता है। लॉ क्या है? तो लॉ है द राइट टू फॉरबिड, लॉ को सिर्फ उसी राइट को जो है रोकने का अधिकार दिया गया है जिससे कि किसी दूसरे को इंजरी होती है, सोसाइटी को इंजरी होती है, अदरवाइज हर किसी को फ्रीडम मिलना चाहिए। उसके बाद लॉ है क्या? तो लॉ जो है जनरल विल का एक्सप्रेशन है, इसलिए जो सभी सिटीजन्स है उन सभी को जो है लॉ के फॉर्मेशन में शामिल होना चाहिए, चाहे वो पर्सनली शामिल हो या रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू शामिल हो, और सभी के सभी जो सिटीजन हैं वो इक्वल हैं। किसी भी मैन को एक्यूज नहीं किया जा सकता, अरेस्ट नहीं किया जा सकता, डिटेन नहीं किया जा सकता है, एक्सेप्ट तब तक जब तक कि ऐसा लॉ के थ्रू नहीं बोला जाता। इसके बाद हर सिटीजन को जो है बोलने का अधिकार है, राइट करने लिखने का, प्रिंट करने का फ्रीली अधिकार है, और उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो दूसरे की लिबर्टी को अब्यूज ना करे, उसके बाद या उसकी लिबर्टी को कोई अब्यूज ना करे। उसी तरह से पब्लिक जो मेंटेनेंस है उसको चलाने के लिए जो है एक एडमिनिस्ट्रेशन जो है एक कॉमन टैक्स लगा सकता है, और इसको इक्वली हर किसी के ऊपर जो है बांटा जाना चाहिए। उसके बाद लास्ट था कि प्रॉपर्टी जो है ये एक सेक्रेड है और मतलब अच्छी चीज है और इसको नहीं लिया जा सकता, इससे किसी को वंचित नहीं किया जा सकता, लीगली जो है इस्टेब्लिश्ड होना चाहिए, और जब तक कि उसको मतलब कोई चार्ज ना लगे तब तक उसकी प्रॉपर्टी को नहीं लिया जा सकता है। इन दैट केस इट जस्ट कॉम्पनसेशन, और मान लीजिए कि ऐसा कुछ होता है कॉम्पनसेशन उसको देना भी पड़ता है, तो ये कॉम्पनसेशन एकदम लिटिल बिट होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। नाउ यहाँ पर है रेवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट जीन पॉल मराट, ये जो है इन्होंने कमेंट किया था इन हिज न्यूज़पेपर, अपने न्यूज़पेपर में, इनके न्यूज़पेपर का नाम था द फ्रेंड ऑफ पेपर। इसमें नेशनल असेंबली पे इन्होंने कमेंट किया था, इन्होंने कहा कि जो टास्क था रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपुल हैज बीन गिवन टू रिच, जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव बनने का जो टास्क है वो अमीर लोगों को दे दिया गया है, इसमें पुअर लोग को कुछ नहीं मिला है, उन लोगों को केवल और केवल ऑपरेट किया जा रहा है। और कैसे वेल्थ जो है किसी के ऊपर अपना प्रभाव डाल सकता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन टोटली जो है इसी का सिंबल है। एंड व्हेन दे मैनेज टू कास्ट ऑफ योक ऑफ द एरिस्टोक्रेट दे बिल द सेम टू डू अदर ऑनर्स ऑफ वेल्थ, ये बिल्कुल ही अगेंस्ट है, ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि ये जो असेंबली है वो सही काम कर रही है, इसलिए इन्होंने कहा था कि ये तो फिर वही काम कर रहा था जो पहले एरिस्टोक्रेट कर रहे थे, सेम काम जो है अब ये सिचुएशन में भी हो रहा था। थैंक यू।